अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि बहुत ही अहम है, आजकल के हवाले से पूरी दुनिया में ही बहुत अहम है। इस पे हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस पे कि ये किस तरह, इसकी हिस्ट्री क्या है बेसिकली, किस तरह से ये ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से ये इंसानों में फैलता है, हम इसे किस तरह से रोक सकते हैं या इसको अगर किसी को हो गया तो वो इससे किस तरह से बच सकता है और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। इसके लिए हमने आज जिन गेस्ट को बुलाया वो है अरूज फातिमा जो कि मेडिकल स्टूडेंट हैं और CERF मेडिकल ग्लोब की मेंबर भी हैं। जी अरूज, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। रमज़ान कैसे जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो रूटीन चेंज हुई है, वैसे भी लॉकडाउन है तो मसरूफियत इतनी ज़्यादा नहीं है। आपका कैसे रमज़ान चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है और मसरूफियत के साथ ही चल रहा है। जी रोज़ हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कोरोना की हिस्ट्री पे कि बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, कब से ओरिजिनेट हुआ है। ऑब्वियसली अभी तो नहीं स्टार्ट हुआ है, इससे पहले भी कोई ना कोई इसका मरीज़ या कोई पेशेंट रह चुका होगा या हमें इसका आइडिया होगा इस चीज़ का। तो इसकी हिस्ट्री हमें बताएँ ज़रा, जी, ये कब से स्टार्ट हुआ है? जी। जो पहले तो मैं वायरस का बताती हूँ कि वायरस एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो नज़र नहीं आ सकता आम जी, आँख से, ठीक है? और उसको ज़िंदा रहने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए, कुछ डिज़ीज़ कॉज़ करने के लिए ना एक होस्ट चाहिए होता है। बगैर होस्ट के हर वायरस की डेथ हो जाती है। पहले जी, वायरस क्लियर हो गया। अब जो कोरोना वायरस है ना, कोरोना एक लैटिन वर्ड है कोरोना। इसका मीनिंग होता है क्राउन, क्योंकि इसकी शेप क्राउन टाइप होती है। और हुँ, कोरोना वायरस एक फैमिली का नेम है। इसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज आती हैं। जिस तरह एक फैमिली होती है उसमें डिफरेंट स्पीशीज होती है ना, डिफरेंट लोग होते हैं। इसी तरह ये भी वायरस की डिफरेंट फैमिलीज होती हैं। एक ह्यूमन स्पीशी होती है और एक एनिमल स्पीशी होती है। जी, ह्यूमन स्पीशी जो होती है वो हम सबके अंदर है, रह रही है, लेकिन वो हमें इस तरह से डिजीज नहीं कॉज करती, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर हमें थोड़ा चाहिए। टेम्परेचर वो थोड़ा होता है उसे मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन जो एनिमल स्पीशी है ना, वो एनिमल्स में होती है। वो जब उसे उतना ही टेम्परेचर चाहिए जितना इंसानों को चाहिए, तो वो जब इंसानों में आती है तो डिजीज कॉज ठीक है। करती है। बेसिकली ये कोरोना वायरस है, एक फैमिली है जिसमें काफी सारे वायरसेस होते हैं। उन्हें अब आना शुरू किया। ठीक है। तो आप हमें इसकी हिस्ट्री के उसके बारे में अलावा मैं बताइए कि जो बता रही हूँ जी, इसकी फैमिली के जो सबसे पहला आउटब्रेक हुआ था, वो हुआ था 2002 में। चाइना में हुआ था, बैट्स में होता था। इसका जो मेन रेजर्वोयर है ना कोरोना वायरस का, वो बैट्स है। अब ये जी, बैट्स के थ्रू इंटरमीडिएट होस्ट में जाते हैं, किसी भी इंटरमीडिएट होस्ट में चले जाते हैं, और वहां से फिर इंसानों में, क्योंकि इंटरेक्शन होता रहता है, तो इंसानों में आ जाते हैं। सबसे पहला आउटब्रेक इसका 2002 में हुआ था, और वो चाइना में थ्रू बैट्स के थ्रू वो चले गए थे सिविट कैट्स में, और वहां से फिर इंसानों के अंदर आ गए थे। उसको हम कहते हैं सार्स कोव, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सेकेंड इसका आउटब्रेक हुआ था सऊदी अरब में 2012 में। वो हुआ था, उसको हम कहते हैं मर्स। कहते हैं वो कैमल से फैला था, लेकिन वो भी बैट्स के थ्रू कैमल्स में किया था और फिर हमारे इंसानों तक पहुंचा था। इसी यानी तरह से मेन अब ये सोर्स थर्ड टाइम है इसका इसका वो आउटब्रेक। बैट्स ही है। मेन सोर्स इनका बैट्स ही है। जी, मेन सोर्स मेन जो सोर्स इनका जिनका बैट्स होस्ट है। है जो वो बैट्स है। जी, जी। फिर ठीक वहां है, से फिर किसी भी इंटरमीडिएट पोस्ट में आते हैं, फिर वहां से इंसानों को इफेक्ट करते ठीक है। तो इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? कितना है? यानी किस तरह से ये हैं। ये क्रिएट वायरस, होता है? जी, इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 to 14 डेज, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग 5 to 14 डेज कहते हैं। अब बेसिकली हम इंक्यूबेशन पीरियड को बता देते हैं कि वो क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि वायरस जो है वो अपनी एक नंबर होता है, उस हद तक मल्टीप्लाई कर जाए ताकि वो डिजीज कॉज कर सके। अब डिपेंड करता है हर इंसान पर कि वायरस का काम किधर ज्यादा हो रहा है, किधर कम हो रहा है, वो किधर कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा है। जितनी उसने स्पेसिफिक अमाउंट कर ली अपनी मल्टीप्लाई, वो वहां डिजीज कॉज कर देगा। अब डिपेंड करता है वायरस पे और उस इम्यूनिटी पे इंसान की। तो इसलिए डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होता है।
तो इसके 5 to 14 डेज भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग 1 to 14 डेज भी कहते हैं। ये डिजीज कॉज करने में इतना टाइम ले लेता है। ठीक है। तो इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है? अगर हम लोग ह्यूमन्स में ये सब चीज़ें देखते हैं, तो इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से होगी? अच्छा, इसकी ट्रांसमिशन जो है मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि ये वुहान में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, ये हम सबको पता है। 9 जनवरी को इसकी फर्स्ट डेथ हुई थी और जी। इसका नाम सबसे पहले वुहान वायरस रखा गया था। तो क्योंकि वुहान के लोगों के लिए एक स्टिग्मा बन गया था कि मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि उनके लिए एक स्टिग्मा बन गया था कि हमारे नाम मतलब हमारे उसके नाम के साथ रख दिया, तो भी उन्होंने चेंज करके इसको 2009 को नोवल कोरोना वायरस रख दिया था, जी। क्योंकि 2019 में आउटब्रेक हुआ था एंड फॉर नोवल और कोव मतलब कोरोना वायरस। तो फिर अब WHO ने डिसाइड करके इसका नाम चेंज करके सार्स कोव 2 रख दिया। तो ये बहुत ज्यादा अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, नाम जो ले रहे हैं, बहुत से लोग गलत ले रहे हैं। तो इसका जो नाम है वो है सार्स कोव 2 और इससे जो डिजीज कॉज हो रही है उसको हम कहते हैं कोविड-19। जी। कोविड CO मतलब कोरोना, VI वायरस, D फॉर डिजीज, कोविड-19। ठीक है। जी। जी, इसका ट्रांसमिशन का प्रोसेस बताइएगा किस तरह से ये ट्रांसमिट होता है इसमें? जी, इसकी ट्रांसमिशन थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स है। ये रेस्पिरेटरी है। थ्रू स्नीजिंग, थ्रू कफिंग हम लोग एयर ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिट करते हैं, तो उससे ये ट्रांसमिट हो जाता है। अब ये क्योंकि हम जब कोई स्नीज करते हैं उसके 1 मीटर के अंदर में कोई भी इंसान होगा तो उस तक वो ड्रॉपलेट्स पहुंच जाए इजीली, तो वो उस तरह से स्प्रेड होता है। उसके अलावा जब हम हाथ पर स्नीज करते हैं या हाथ पर कफ करते हैं तो हमारे हाथ पर वो ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। अगर हम वही हाथ किसी और से देते हैं तो वो ऑब्वियसली, और वो हाथ वो इंसान, हम लोग अक्सर अपने मुंह पर हाथ लगाते रहते हैं, तो फिर वो किसी जी। और को हाथ लगा देगा तो उस तरह से ट्रांसमिट हो जाएगा। वो किसी सरफेस पे उसने हाथ रख दिया है और वहां किसी और ने हाथ लगा दिया, देन अपने मुंह को, नाक को उसने हाथ लगा दिया, तो वो वायरस इस तरह से स्प्रेड हो रहा है। और ये जी। कंटेजियस है ज्यादा इसीलिए फैल रहा है क्योंकि रेस्पिरेटरी है। जी। इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह से इसके डिफरेंट जो है ना WHO ने इसका पीरियड बताया था कि ये डिफरेंट चीज़ों पे स्टे कर लेता है, यानी कि कार्डबोर्ड पे, प्लास्टिक पे, मेटल पे, तो इसका डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन अगर वहाँ पे ये रुक जाता है तो कितने टाइम के लिए, जैसे कार्डबोर्ड पे 12 आवर्स के लिए ये जो है वो रह सकता है। इसी तरह अगर हम किसी जगह पे स्नीज़िंग कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे उस हवा में, फ़िज़ा में रह गए हैं, कोई उसके कचरे रह गए हैं, तो अगर वहाँ से कोई और जो है उससे इंटरैक्ट कर रहा है उस एयर से, तो वो भी इससे जो है इफ़ेक्ट हो सकता है। और भी बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जिसमें ये स्टे कर जाता है। इसका पीरियड डिफरेंट है। जी। ये काम किस तरह से करता है, यानी कि इसकी क्या सिम्पटम्स हो सकती हैं? ये अगर पेशेंट अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया कि जी, जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्राउन शेप्ड है। तो मतलब क्राउन है, उसके इर्द-गिर्द स्पाइक्स लगे होते हैं। तो ये जब जी। हम लोग इसे इन्हेल करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है ना, तो ये सबसे पहले जाके एब्ज़ॉर्ब होता है, मतलब चिपक जाता है सरफेस के ठीक है। ऊपर, हमारे सेल्स के ऊपर। उसके बाद ये जाता है और हमारे सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है। और फिर वहाँ पे हमारे जो सेल की, क्योंकि हर एक चीज़ को फंक्शन करने के लिए उसकी एक मशीनरी होती है, इसी तरह हमारे सेल्स की भी मशीनरी होती है। तो ये हमारे सेल्स की मशीनरी को होल्ड कर लेता है। उसकी वजह से फिर वहीं पे वो मल्टीप्लाई होता है और इसकी वजह से वो डिजीज कॉज करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और वो हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर होता है। तो ये कहीं भी जाके रेप्लिकेट करता है, कहीं भी जाके डिजीज कॉज करता है। तो मेनली ये लंग का है, तो ये लंग में जाता है और डिजीजेस कॉज करता है। आपने ठीक जो है। सिम्टम्स पूछे हैं तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ, फीवर होगा, ड्राई कफ और जी। फटीग, मतलब उस इंसान को बुखार फील होगा, उसे खुश्क खांसी आएगी और वो थका-थका फील करेगा। उसके बाद सेकेंडली जब ये वायरस जो है डिसेंड कर जाता है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वहाँ जाकर ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कॉज़ करता है, मतलब हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। हुँ। निमोनिया कर देता है और ARDS एक डिजीज होती है, वो कॉज़ कर देता है। ARDS ना एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है। इन्फ्लेमेशन एक प्रोसेस होता है जब भी कोई पैथोजन या कोई भी ऐसी कोई इरिटेंट वगैरह हमारी बॉडी में एंटर होता है ना, तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट काम करता है।
तो जब वो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है ना, तो इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा मतलब ये डिसेंड कर गया, निमोनिया कॉज कर गया, तो वो इन्फ्लेमेशन जो है वो ARDS का काम करती है, ARDS हो जाता है। और फिर क्या होता है कि उसमें हमारे लंग्स फ्लूइड से भर जाते हैं पूरी तरीके से, गैसियस एक्सचेंज नहीं होता हवा का एक दूसरे, मतलब जो ऑक्सीजन है अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ठीक है। तो अरूज बताइएगा इसके बारे में, डिफरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मिथ जो है वो फेमस हुए हुए हैं कि गर्म पानी से आप यूज़ करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, या इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, या आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए फिर उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा इब्रोफिन या जितनी भी पेन किलर्स हैं, बहुत सारी उनकी पेन किलर्स उसमें आती हैं, अब वो नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो इसके बारे में कितने हद तक ये सच है? अच्छा, सबसे पहले बात हम करते हैं गर्म पानी की। जी। गर्म पानी और स्टीम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छी होती है, लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम कहें कि उससे कोरोना वायरस को हम मार सकते हैं या वो नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोरोना वायरस की डेथ होती है 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, जबकि हमारी अपनी बॉडी जो है वो टॉलरेट करती है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखें कितना गैप बन रहा है इसके दरमियान में। तो ये जी। इस तरह होता है कि 56 कहाँ पे और 41 कहाँ पे। अगर हम 41 से ज्यादा अपने सेल्स को, या हम उससे ज्यादा गर्म कोई चीज लेंगे ना, तो हमारे अपने सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो बढ़ जाएगी। एक अंडा बॉयल अंडा हम बनाते हैं ना, जब उसके जिस तरह से उसका हाल हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसी तरह हमारे अपने सेल्स के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनफैक्ट हमारी बॉडी का जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कंपेंसेटरी रिस्पॉन्सेज रखे हुए हैं, वो भी काम नहीं करता फिर, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है। और सिर्फ 56 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, हमें 15 मिनट के लिए उस जगह 56 डिग्री सेंटीग्रेड देना है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये चीज इस हॉट वाटर को, हॉट फ्लूइड्स को, या फिर ठंडे चीजों को कोरोना वायरस से अगर रिलेट करना है तो बहुत गलत बात है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये जो लोग मिथ फैला रहे हैं इनको भी चाहिए कि ना करें, क्योंकि ये चीज बिल्कुल गलत है, कहीं प्रूवन नहीं है। ठीक है। और आप पेन किलर्स के बारे में बताएँ, इब्रोफिन वगैरह या पैनाडोल, जिस तरह हम लोग तो नॉर्मली पैनाडोल बहुत यूज़ करते हैं। जी, पैनाडोल यूज करना इसमें इसलिए प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि पैनाडोल एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है। इब्यूप्रोफेन का कहते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अब ये देखें, एक पैथोजन एंटर हुआ है, इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन वही प्रोसेस होता है कि जो हमारी बॉडी उसके खिलाफ करती है, उस पैथोजन के खिलाफ करती है। जब हम अब वो इन्फ्लेमेशन हो रही है, बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम है, वो काम कर रहा है, लेकिन हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देंगे जिसकी वजह से वो उसको फिर खत्म कर देगा। तो वायरस तो और तबाही बनाए, मतलब तबाही करेगा ना। इस वजह से हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रूफिन का और पैनाडोल का सेम काम है। बस ये होता है कि ब्रूफिन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, लेकिन पैनाडोल एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है। जब दोनों का सेम काम है तो हम प्रेफर करते हैं कि पैनाडोल दें, ताकि उसके बॉडी ठीक है, के हम लोग सिस्टम को कोई नुकसान ना हो। पैनाडोल रिकमेंड करते हैं, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं पैनाडोल। हाँ जी, जी पैनाडोल रिकमेंड करते हैं। तो इसमें जो हाइड्रोक्लोरोक्विन का वो इसका इस्तेमाल बताएँ कि वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कह रहे हैं कि इसके इलाज में बहुत हद तक काम कर रहे हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ना, वो पहले तो कहा गया था कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स है ना उनको दी जा रही है। जी। अब हर आपको पता है कि हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है, अब लोगों ने क्या किया है कि उससे खुद लेना शुरू कर दिया कि ये कोरोना का इलाज है तो हम खुद से ले लेंगे। जी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की वजह से, जो लेने की वजह से हमारा हार्ट रिदम चेंज हो जाता है। इस वजह से जो डॉक्टर्स है ना, वो भी कंसल्टेंट, जो कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह, उनको साथ रखते हैं और फिर इसको देते हैं। और पहले ये क्रिटिकल पेशेंट्स पे उनको देते थे वो, और वो ठीक भी हुए हैं। ये मलेरिया की ड्रग्स हैं। ये अभी जी। कोई कोई भी एक्सपेरिमेंटल बेस पे नहीं आया कि इस पे कर सके, कोई स्टडी सामने नहीं है। लेकिन जो इन्होंने पेशेंट्स को दिया है, ट्रायल किया है, ट्रायल बेसिस पे, तो इसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो एक स्टडी ये हुई थी कि एक डॉक्टर ने जिनको भी कोरोना हुआ है, उनके माइल्ड सिम्टम्स आए थे, तो उनको उन्होंने दिया है, बहुत से 60 आई थिंक पेशेंट्स थे, उनको उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो अब ये स्टडी सामने आ रही है कि अगर कोई माइल्ड सिम्टम्स के साथ भी है ना, तो आप उसको भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हो, लेकिन आप उसे अपनी एक डॉक्टर की एडवाइस पर दे सकते हो, और उसे डॉक्टर अंडर ऑब्जर्वेशन रखेगा, फिर आप दे सकते हो। क्योंकि इसमें हार्ट रिदम चेंज हो सकता है, तो हमें एक बीमारी से बचाने के लिए दूसरी बीमारी में मुब्तला नहीं करना ना।
इस वजह से हम एक ठीक है। उसको ख्याल करेंगे कि हम communication करें। जी। ठीक है। तो इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जिस तरह बूढ़े हैं या बच्चे हैं, उनमें इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं, रादर देन जो यंग जनरेशन है। तो इसमें आप किस तरह से इसको लेते हैं कि यंग जनरेशन बिल्कुल वो जो है केयरलेस हुई हुई है इसके मामले में, वो मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं इस तरह से, उनके बारे में बताएँ? जी, यंग जनरेशन तो होता ये है कि बच्चों में और यंग जनरेशन की इम्यूनिटी अच्छी होती है, बूढ़ों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। बच्चों के अंदर ये होता है कि सिम्पटम्स तो अपीयर नहीं होंगे या फिर बहुत अगर सीवियर हो गया तो माइल्ड सिम्पटम्स आ जाएँगे। बच्चे जो होते हैं ना वो स्प्रेड का बायस बनते हैं। अब देखिए एक बच्चा है वो खेलने के लिए बाहर गया, उसको खुदा ना ख़वास्ता वो इन्फेक्ट हो गया है और वो बाहर गया हुआ है खेलने के लिए, तो वो बहुत से बच्चों को इन्फेक्ट कर जाएगा। वो बच्चे जब अपने घर जाएँगे तो अपने पेरेंट्स को, अपने बहन-भाइयों को इन्फेक्ट करेंगे। जो यंग पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं ना उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट करता है। उसके अलावा जब ये सीवियर हो जाता है ना, तो ये हमारे मल्टी ऑर्गन फेलियर कराता है, मतलब लिवर को, किडनी को इफ़ेक्ट करता है। और बूढ़ों का इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है या जो ऑलरेडी डिज़ीज़्ड होते हैं जैसे डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट्स को अगर खुदा ना ख़वास्ता कोरोना वायरस हो जाता है, तो उनकी बॉडी में बहुत डिस्ट्रक्शन होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जी। बहुत कम हुई होती है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी कोई डिसीज़ है, उनकी इम्यूनिटी कम हुई हुई है, तो उसकी वजह से ये होगा कि उसको ज़्यादा कोरोना वायरस को ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पावर मिल जाएगी। हमारी बॉडी के ना 2 इम्यून सिस्टम्स होते हैं। एक वो होता है कि जब कोई पैथोजन आता है, फ़ौरन अटैक कर देते हैं और एक होता है कुछ दिनों के बाद डेवलप होता है, ठीक है? ये वायरस जो है ना, आते साथ जो एकदम अटैक करता है ना हमारा इम्यून सिस्टम, उसको ख़त्म कर देता है। तो जिनका वो भी खराब होगा, इम्यून सिस्टम स्लो होगा या कोई मसला होगा, तो उनको तो ये डिज़ीज़ बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करेगी। इस वजह से हम कहते हैं कि बच्चे और बूढ़े ज़्यादा रिस्क पे हैं कि बच्चे फैलाते ज़्यादा हैं और बूढ़े सीवियर हो सकते हैं इसके केस में। ठीक है। तो किस तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं? आपकी क्या रिकमेंडेशन है इसके लिए कि इम्यून सिस्टम हम लोग किस तरह से अपना बेहतर इम्यून जी, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए विटामिन सी लें और विटामिन डी लें, ठीक ठीक है, है? वो ये किस 2 तरह चीज़ें से? बहुत इम्पोर्टेंट हैं और विटामिन सी के लिए तो हमें जिस तरह 2 ऑरेंजेस एक दिन में बहुत इनफ है। अगर आप 2 ऑरेंजेस लें, अब गर्मियाँ हैं तो आप लेमन ले सकते हैं, आप गार्लिक ले सकते हैं। इस तरह विटामिन सी के आप स्पिनच ले सकते हैं और विटामिन डी लेने के लिए आप 1 घंटे के लिए बाहर धूप में बैठ जाएँ अपने घर में। धूप में बैठ जाएँ, आपको विटामिन डी जितनी आपको चाहिए होगी उतनी मिल जाएगी। तो इन ठीक 2 है, चीज़ों को आप पूरा रखें विटामिन डी धूप से और विटामिन सी खाने से, ठीक तो है। इससे इम्यून और सिस्टम बूस्ट अप होती है। जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स का किस हद तक यूज़ करना चाहिए? फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का बहुत अच्छे से और हाँ, इस पेंडेमिक के एरा में हम लोगों को अपनी फूड का और बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। जो लोग डाइट कर रहे हैं, वो लोग इस चीज़ की तरफ ख़्याल ना करें, अपने आप को जितना हो सकता है हेल्दी रखें। जितने जी, फ्रूट्स हो सकते हैं अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और जितना हो सकता है अच्छे से अच्छा खाना खाएँ, हेल्दी फूड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जंक फूड खाने की वज़ह से भी हमारी तबीयत ख़राब होती है। ठीक है, जब हमारी तबीयत खराब होगी तो ऑब्वियसली हमारा इम्यून सिस्टम उसकी तरफ होगा, उसको सही करने में लगा होगा। जब उसकी तरफ लगा होगा तो कोई भी पैथोजन ऊपर सुपर एडेड इन्फेक्शन कर सकता है। जी, इस वजह से बिल्कुल हमें अपना ऐसा। बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। यानी कि अभी हमें जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए, पिज़्ज़ा से और बर्गर वग़ैरह इन सब चीज़ों से। हाँ जी। जी। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह की जो बाहर की चीज़ें हैं उनसे अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अरूज समराइज़ कर दें प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरह की हम लोग ले सकते हैं इन दिनों में मतलब? प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अपने घरों में रहें जी, और उसके अलावा क्योंकि एक घर में हर फर्द तो घर नहीं रह सकता ना, तो इसके लिए बिल्कुल। बहुत ज़रूरी ये है कि जो घर से बाहर जा रहा है, वो अपने साथ मास्क रखे, मास्क पहने और साथ में रखे क्योंकि उसे मास्क रिमूव करना पड़ता है कहीं और जाने के लिए वो। तो सैनिटाइज़र रखे, ग्लव्स पहने। ये 3 चीज़ें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो बाहर से आ रहा है उसको चाहिए कि बाहर ही मतलब लोगों के घरों में ऐसा होता है कि एक वॉशरूम होता है जो घर के बिल्कुल मतलब पास में ही होता है। मतलब गेट के पास होता है।
तो वहाँ आए, नहाए, चेंज करे और फिर घर के अंदर एंटर हो। वो अपनी हर चीज को वहीं उतार कर आए, ताकि वो घर में ना लेकर आए। और हाथ जितने हो सकते हैं धोएं आप। हाथ 20 सेकंड्स के लिए लाजमी धोने, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, किसी से हाथ मिलाने के बाद, और एक दूसरे के घर ना जाएं, ट्रैवल नहीं करें और घरों में रहें जितना हो सकता है। ये लॉकडाउन हमारे ही फायदे के लिए। अब आपने देखा होगा, लॉकडाउन कल से इन्होंने नरमी की है तो बाजारों में कैसे रश लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हम लोग नहीं समझ रहे और ये बहुत फैलता जा रहा है। अभी इसकी कुछ अर्सा पहले 10% रेशियो थी कि 10 इन 100 टेस्ट में 10 केसेस हमारे सामने रिपोर्ट होते थे, जो कि आज के दिनों में 12% पे आ गई है और आने वाले दिनों में 14% तक इंक्रीज कर सकती है। मतलब 14 केसेस सामने आएंगे हर 100 टेस्ट में। तो ये बहुत ज्यादा फैल सकती है। हमारी आवाम नहीं सुन रही, जितना मर्जी इनको अवेयर कर लो, नहीं सुन रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे अरूज बताइएगा, अगर किसी घर में कोई एक पेशेंट है, ठीक है, वो सेल्फ क्वारंटाइन कर रहे हैं, उसे घर में रहते हुए उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो किस तरह से करना चाहिए उन्हें घर में रहते हुए? घर में सेल्फ क्वारंटीन में योगा कि आप बिल्कुल उनको अलग कर दें, ठीक है। जी, वो खुद भी ठीक हो जाएंगे, पैराडोल लेने से भी खुद भी वो ठीक हो जाएंगे, अगर खुदा ठीक न है, खास्ता सीवियर केस नहीं हो गया, ठीक है। कोशिश करें कि उनको आप घर में सेल्फ क्वारंटीन करें और उनके पास कोई ना जाए, क्योंकि अगर वो एक बंदे को भी स्प्रेड हो गया ना, एक बंदे तक भी वो आ गया, तो फिर वो फैल सकता है। और उसे रखें और उसकी डाइट का ख्याल रखें, उसको उसकी इम्यूनिटी का ख्याल रखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होना चाहिए। और और ये एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग ना अब बताते नहीं हैं। अगर जी, किसी की ऐसा ही ट्रैवल हिस्ट्री है या कुछ एरिया में कोरोना वायरस का पेशेंट डायग्नोस हो गया और कुछ लोग वहां गए हैं और वो बताएंगे नहीं कि इस तरह हो गया है, तो इसकी वजह से बिल्कुल, बहुत फैल रहा है। हमारे लोगों को चाहिए कि अब रिस्पॉन्सिबल हो जाए, क्योंकि ये एक कंट्री का सवाल है। ठीक है। अरूज, एक चीज़ क्लियर कीजिएगा कि ये माइल्ड और जो स्वेयर कंडीशन है, ये कौन-सी है? इनके सिम्पटम्स क्या हैं? माइल्ड में क्या होंगे और स्वेयर कंडीशन में क्या होंगे? माइल्ड सिम्टम्स में ये होता है कि फीवर होगा और ड्राई कफ होगी, थकावट महसूस होगी उस इंसान को, और उसके अलावा उससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में उसे दुश्वारी होगी। ये माइल्ड सिम्टम्स हैं। जब सीवियर सिम्टम्स होंगे तो उसे निमोनिया हो जाएगा, ARDS हो जाएगा। और जब बहुत ज्यादा मतलब सीवियर से भी जो आप आगे के केस करें, तो उसमें होता है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, जिसमें किडनी इफेक्ट होती है, लिवर इफेक्ट होता है, हार्ट इफेक्ट होता है, और अल्टीमेटली उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। जी, अरूज, थैंक यू सो मच। ये बहुत डिटेल्ड डिस्कशन थी। हमने तकरीबन जो इसका हर पहलू था उसको डिस्कस किया है। अगर कोई व्यूअर्स में से किसी को क्वेश्चन हो तो आप हमें लाज़मी बताइएगा, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच अरूज, आप आए, अपना कीमती टाइम हमें दिया और सारी मालूमात से हमें आगाज़ किया। जी थैंक यू व्यूअर्स, सो मच, आप लोगों ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं बात कर सकूं, अपने मतलब लोगों में अवेयरनेस के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। कोई पैगाम हो लोगों के लिए जो पाकिस्तान के सुनते ही नहीं है, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। इतनी स्वेयर कंडीशंस हो गई हैं, तो उसके बावजूद इन्होंने बाहर रश किया हुआ है। सिर्फ मेरा ये एक ही है कि प्लीज अपने घरों में रहें। अगर आपको अपनी जान नहीं अजीज, तो आपको अपने माँ बाप की जान तो अजीज होगी, आपको अपने बच्चों की जान तो अजीज होगी ना। आप बाहर जाते हैं, आपको अगर आप नहीं डर रहे कि आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके घर में जो पेरेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 50 अबव हैं और कुछ के उससे भी ज्यादा है। और आज जो हमारे लोग हैं उनमें डायबिटीज, हार्ट पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो उनका ख्याल करें आप। पेरेंट्स एक बहुत बड़ा सरमाया होते हैं, तो आप प्लीज उनका ख्याल करें। आप मतलब अपने लिए भी ना सही अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, तो घर रहें जितना हो जी सके। व्यूअर्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच अरूज, आपने हमें इतना टाइम दिया अपना। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ दोबारा आएँगे और बहुत इन्फॉर्मेटिव था आज का हमारा सेशन। दोबारा भी सेशन करेंगे, इन्फॉर्मेटिव होगा। खुदा हाफिज़।